प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे म्यूसिस की। म्यूसिस में हम म्यूसिस वन जो है उसके बारे में, प्रोफेज वन जो है उसके बारे में बात की थी। तो प्रोफेज वन के बाद जो अगली स्टेज आती है म्यूसिस वन की, वो कहलाती है मेटाफेज वन। इस मेटाफेज वन में जो होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ईच बाइवेलेंट वो कनेक्टेड रहते हैं स्पिंडल फाइबर से। ठीक है। तो जैसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है और जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, पिछले उसमें देख ही पाए किस प्रकार से होती है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो तो स्पिंडल फाइबर से जो है वो आपके अटैच रहते हैं फ्रॉम अपोजिट पोल। मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जैसे कि ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। तो ये जो काइनेटोकोर है, तो ये अपोजिट पोल से, एक काइनेटोकोर इस पोल से और एक काइनेटोकोर इस पोल से आपस में अटैच रहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो कनेक्टेड रहती है माइक्रोट्यूब्यूल से फ्रॉम सेम स्पिंडल पोल। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, जो ये लाल वाले दिख रही है और उसकी सिस्टर क्रोमेटिड ये दूसरे। तो ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं जो है विद द हेल्प ऑफ एक ही स्पिंडल कोड के। ठीक है। तो इस तरह से जो ओरिएंटेशन होती है मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम की हर बाइवेलेंट पे, वो रेंडम होती है। मीन्स कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम सपोज पेरेंट फादर के द्वारा कंट्रीब्यूटेड था, ये मदर के द्वारा कंट्रीब्यूटेड था। नेक्स्ट क्रोमोसोम जो मदर के द्वारा कंट्रीब्यूटेड इधर हो, फादर के द्वारा कंट्रीब्यूटेड इधर हो। तो ये जो है ये रैंडम अरेंजमेंट होता है। तो जब सेपरेशन होनी होती है, तो जैसे अगर हम कहें कि जो आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 23 जो मदर के हैं और 23 जो फादर के हैं, वो दोनों में से कोई भी किधर जो है उसका ओरिएंटेशन हो सकता है। मतलब एक जो आपके जब मियोसिस वन के बाद दो कोशिकाएं बनेंगी, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सभी क्रोमोसोम फादर वाले हों या सभी क्रोमोसोम मैंडम मदर वाले हों। तो ये रेंडम इसके अंदर जो है अरेंजमेंट होता है। तो किसी के मतलब इसमें कुछ क्रोमोसोम जो है 23 में से 12 जो है वो फादर वाले हो सकते हैं, 11 मदर वाले हो सकते हैं, या 13 फादर वाले, 10 मदर वाले, या 8 फादर वाले, 15 मदर वाले, कुछ भी ओरिएंटेशन उनका जो है किसी तरह से। तो इससे जो होता है, इससे एडवांटेज ये रहता है कि रेंडम जो है वो उनका असॉर्टमेंट होता है। मतलब पेरेंटल क्रोमोसोम्स का रेंडम असॉर्टमेंट होता है। एंड ये जो होता है आगे एनाफेज वन के अंदर जो है, जो साइटोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं वो मेंडल के लॉ के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इंगित करते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से उसमें बोला कि जो क्रोमोस जीन्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो एक बार क्रोमोसोम जो है मेटाफेज पे अटैच हो गए और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये जो अपोजिट काइनेटोकोर हैं वो अटैच हो गए, किससे, फिलामेंट के द्वारा, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा अटैच हो गए। इसके बाद जो है कोशिका नेक्स्ट फेज में एंटर करती है और नेक्स्ट फेज कहलाती है एनाफेज वन। अब एनाफेज वन में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ क्याजमेटा। तो जो ये बाइवेलेंट हैं, जो इनको होल्ड करने वाला क्याजमेटा है, वो डिसोल्व हो जाता है। तो क्याजमेटा जो होता है वो मेंटेन करता है एक कोहेजन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स इन रीजन दैट फ्लैंक दी साइड्स ऑफ रिकम्बिनेशन। तो ये जो रिकम्बिनेशन की साइड्स हैं, यहाँ से ये जो है यहाँ से भी डिजोल्व होके अल्टीमेटली क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम उनका सेपरेशन हो जाता है। तो जैसा जो प्लाज्मेटा होता है वो मेटाफेज वन एनाफेज वन डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर्स एट मेटाफेज वन एनाफेज वन ट्रांजिशन एज द आर्म्स ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट लूज कोहेजन। तो जैसे ही बाइवेलेंट जो है इनके अंदर कोहेजन का रिमूव होता है, वो उसके साथ जो है
आर्म्स का सेपरेशन शुरू हो जाता है। ये जो कोहेजन का लॉस है बिटवीन द आर्म्स, इसके अंदर एक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है, और ये जो है, ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज जो है कोहेजन मॉलिक्यूल को डिसोल्व कर देती है। तो उनके डिसोल्व होने की वजह से ये क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाते हैं। और इन कंट्रास्ट क्या होता है, जो कोहेजन है बिटवीन द ज्वाइंट सेंट्रोमियर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो ये इन क्रोमोसोम्स के बीच का कोहेजन जो है वो तो डिसोल्व हो गया, परंतु ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर अभी भी वो कोहेसिव फोर्स ये आपस में एक दूसरे से अटैच किए रखता है कोहेजन। ठीक है, तो इस प्रकार से एनाफेज के अंदर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो सेपरेट होना शुरू होकर दोनों दूसरे पोल्स की तरफ मूव करने शुरू हो जाते हैं। जब टीलोफेज 1 है, मियोसिस 1 की, ये प्रोड्यूस करती है लेस ड्रामेटिक देन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। मतलब मियोसिस 1 की टीलोफेज उससे कम जो है वो ड्रामेटिक होती है, मीन्स ज़्यादा इवेंट्स होते हैं माइटोसिस एनाफेज 1 के अंदर एज कम्पेयर टू टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पोल्स पे पहुंचते हैं, परंतु इनके अंदर जो है वो ज़्यादा जो हम कहें कि डीकंडेंसेशन नहीं होता, जितना डीकंडेंसेशन माइटोटिक उसके अंदर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, वो रिफॉर्म हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो दोनों प्रोबेबिलिटी रहती है डिफरेंट कोशिका विभाजन में। तो कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप स्लाइटली अपीयर होता है, कुछ के अंदर बिल्कुल नहीं अपीयर होता है, कुछ के अंदर अपीयर हो जाता है कम्प्लीटली। तो ये जो स्टेज है दो म्यूटिक डिवीजन के बीच की, ये स्टेज कहलाती है इंटरकाइनेसिस। तो स्टेज बिटवीन टू न्यूक्लियर डिवीजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस जो है वो इनके अंदर दो म्यूटिक डिवीजन्स के बीच की स्टेज। अब क्या होता है इसके अंदर, जो एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, तो म्योसिस 1 के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं को हम यूजली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो अगर ये टेस्टिस के अंदर हो रही हैं, तो म्योसिस 1 के बाद जो दो रिजल्टिंग सेल्स हैं उनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। और अगर ये oogenesis, अगर ये ओवरी के अंदर हो रही हैं, तो म्योसिस 1 के बाद बनने वाली दोनों कोशिकाओं को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। इनके बारे में विस्तार से अभी हम जो है आगे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और उसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तब किस प्रकार से oogenesis होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे इसको। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो हैप्लॉइड होती हैं फर्स्ट म्योसिस डिवीजन के बाद, क्योंकि इनके अंदर वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनका एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम जो म्योसिस 1 है उसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन या इसको हम हिट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट होते हैं। परंतु इसके अंदर जो हैप्लॉइड होते हैं इनके पास अभी भी डीएनए जो है वो डबल द अमाउंट में होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी जो है वो इंटरफेस के अंदर हो चुका है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं दे आर सेड टू हैव 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए अभी 2C है, half as such half as much as प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का तो आधा है, परंतु अभी भी उनके अंदर 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपके जब सेकेंड म्योटिक डिवीजन हो जाएगी, तो जो सभी चार हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स हैं उनके अंदर 1C डीएनए कंटेंट होगा। तो इंटरकाइनेसिस जो होता है मीन्स दो म्योटिक डिवीजन्स के बीच की जो स्टेज है इज फॉलोड बाई प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 जो है ये कंपेरेटिवली सिंपल होती है एज कंपेयर टू प्रोफेज 1। और इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है अगर रीफॉर्म हुआ है टीलोफेज 1 में तो वापस उसका ब्रेकडाउन होता है, यदि नहीं फॉर्मेशन हुआ तो इसका ब्रेकडाउन भी नहीं होता। तो क्रोमोसोम जो होते हैं
वो रिकॉम्पैक्ट होते हैं, वापस कॉम्पैक्ट होकर जो है मेटाफेज प्लेट पे उनका अरेंजमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, मेटाफेज टू के अंदर जो काइनेटोकोर्स हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के, वो अपोजिट पोल्स को फेस करते हैं, ठीक है, और अपोजिट जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस डायग्राम में देखें, तो ये जो काइनेटोकोर है, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर हैं, तो इनके अपोजिट एंड पे जो है आपके आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनका अटैचमेंट हो जाता है। और जैसे जैसे म्यूसिस का प्रोग्रेशन होता है वर्टिब्रेट्स की ऊ साइड के अंदर, मेटाफेज टू के अंदर जो है वो मियोसिस टू अरेस्ट हो जाती है, मीन्स आगे एनाफेज टू और टीलोफेज टू में प्रोग्रेस नहीं करेगी, किनके अंदर, वर्टिब्रेट ऊ साइड के अंदर। तो मेटाफेज टू में अरेस्ट हो जाती है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो कोशिका है आगे एनाफेज टू और टीलोफेज टू, मतलब कंप्लीट जो है उसका डिवीजन उसके बाद होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो अरेस्ट है मेटाफेज टू का, इट इज ब्रॉट अबाउट फैक्टर्स दैट इनहिबिट एबीसी, एपीसी एक्टिवेशन को जो इनहिबिट करने वाला CDC20 है, एपीसी CDC20, वो है इसको इनहिबिट करता है, देयर बाई जो साइक्लिन बी डिग्रेडेशन है उसको प्रिवेंट करता है, वो नहीं होने देता। तो जब तक साइक्लिन बी का लेवल हाई रहता है ऊ साइट में, तो जो आपके CD के एक्टिविटी है वो मेंटेन रहती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिविटी मेंटेन रहती है, और जो सेल्स हैं वो नेक्स्ट म्यूटिक स्टेज के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, यानी मेटाफेज टू के अंदर ही अरेस्ट रह जाती है। परंतु फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, एक रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस होता है। तो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस की वजह से एक्टिवेशन ऑफ एपीसी CDC20, तो एपीसी CDC20 जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और साइक्लिन बी जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही है फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में आगे एंटर कर जाता है, तो एनाफेज टू के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, जिसके अंदर जो है जो स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की, सिंक्रोनस स्प्लिटिंग है सेंट्रोमियरिक ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसके बाद क्या होता है, अपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम की मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो म्योसिस टू जो होती है दैट एंड्स विद टीलोफेज टू, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो वापिस जो है न्यूक्लियर एनवेलप में एनक्लोज हो जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ म्योसिस आर हैप्लॉइड सेल्स विद 1C अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर DNA। तो इस प्रकार से म्योसिस कंप्लीट होने के बाद दो जो हैं आपके चार कोशिकाएं बनती हैं, और ये चारों कोशिकाएं जो होती हैं आपकी वो अप्लाइड सेट ऑफ DNA जो लिए हुए होते हैं। नाउ कमिंग टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन ड्यूरिंग meiosis। तो इसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन में क्या होता है, पहला तो ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स उनका रैंडम सॉर्टिंग होती है, मीन्स कोई भी क्रोमोसोम किसी भी जो है गैमेट के अंदर जा सकता है। दूसरा जो है म्योसिस जो होती है वो इंक्रीज करती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, यानी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो करती है ये क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर है इट इज एक्चुअली शफलिंग ऑफ एलील्स, तो जेनेटिक मटेरियल है जो उनका शफलिंग होता है जिसे हम क्रॉस ओवर कहते हैं। और ये जो क्रॉस ओवर है जो मैटरनल और पैटर्नल एलील्स हैं ऑफ ए गिवन क्रोमोसोम, उनके ऊपर जो होता है ये शफलिंग से होता है। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन के द्वारा क्या होता है, द एलील्स along a particular chromosome would remain tied together जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर उनके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं हो तो जो एलील्स हैं, जो जीन्स का जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, परंतु क्रॉसिंग ओवर की वजह से इन एलील्स के अंदर वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं, और ये जो वेरिएशंस हैं दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के अंदर इनका वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रिकम्बिनेशन जो होता है इट इन्वॉल्व द फिजिकल ब्रेकेज ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। इसके अंदर जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं उनका
ब्रेकेज होता है, किस प्रकार से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो रिकम्बिनेशन जो होता है, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल ब्रेकेज ऑफ इंडिविजुअल डीएनए मॉलिक्यूल्स and the ligation of split ends from one DNA duplex with the split end of another homologous chromosome. तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे पहले ब्रेक आएगा, वो ब्रेक होने के बाद वो लाइगेट होकर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उसका डीएनए दूसरे क्रोमोसोम पे चला जाएगा, और दूसरे जो क्रोमोसोम है, दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसका जो डीएनए है, उनके जो एलील्स हैं, वो दूसरे जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर चला जाएगा। तो रिकम्बिनेशन जो होती है बहुत रिमार्केबली प्रिसाइज प्रोसेस है, जिसके अंदर जो है एक भी एडिशन या डिलीशन जो है बेस पेयर का नहीं होता है। एग्जैक्टली एकदम से बड़ा प्रिसाइज प्रोसेस है। तो ये जो इतना फेथफुली जो होती है रिकम्बिनेशन, इट डिपेंड्स ऑन कम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन ए सिंगल स्ट्रैंड फ्रॉम वन क्रोमोसोम एंड द होमोलोगस स्ट्रैंड ऑफ अनदर क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें जो इतना प्रिसीजन है, दिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीएनए रिपेयर एंजाइम्स जो होते हैं इसके अंदर, वो इन्वॉल्व रहते हैं, जो इन गैप्स को फिल करने का काम करते हैं, जो इस एक्सचेंज प्रोसेस के दौरान में उत्पन्न होते हैं। तो एक सिंप्लीफाइड मॉडल है विच वाज प्रपोज्ड, कई स्टेप्स उसको प्रपोज किए गए यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में। इस मॉडल के अंदर क्या कहते हैं, दो डीएनए कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, जो रिकम्बाइन होने, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होने वाला है, वो पास पास आकर अलाइन हो जाते हैं, और अलाइन होने को जो है दिस हैपन्स एज ए रिजल्ट ऑफ सम टाइम ऑफ होमोलॉजी सर्च। एक होमोलॉगी सर्च होती है जिसके अंदर होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स वो आपस में आकर एसोसिएट होकर एक दूसरे के साथ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से पास पास इकट्ठे एक ही उसमें स्ट्रैंड की फॉर्म में स्थित हो जाते हैं। एक बार जब ये अलाइनमेंट इनका हो जाता है, तो फिर एक एंजाइम इसमें SPO11 वो एक डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को इंट्रोड्यूस करता है। तो एंजाइम SPO11 एक प्रोड्यूसेस निक, एक डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो है उसको प्रोड्यूस करता है, और ये जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हम आगे उसमें प्रोसेस में देखते हैं कि किस प्रकार से जो SPO11 है, दिस वन इज यहाँ पे एंजाइम ने वर्क किया SPO11, और ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक जो है बढ़ता चला गया एज ए इसकी वजह से जो 3' एंड है इनके, ये फ्री जो हो जाते हैं, और ये 3' एंड OH कंटेनिंग एंड्स है। तो OH टर्मिनस वाले एंड जो होते हैं, वो इन दोनों निक के प्रोड्यूस होने की वजह से वो उनके अंदर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, वन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड जो होता है, वन ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड टेल्स लीव्स इट्स ओन डुप्लेक्स। तो ये अपने डुप्लेक्स को छोड़कर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है दूसरे होमोलोगस की, उसमें इन्वेट करती है। तो ये यहाँ से इसने क्या किया, इन्वेट किया दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को। और ये जो होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द नेबरिंग डुप्लेक्स, और फिर जो है ये उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देती है। इकोलाई के अंदर जो होता है, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंड इन्वेट कर कर जो है इंटैक्ट होकर होमोलोगस डुप्लेक्स डिस्प्लेस होकर कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड के साथ जाकर जो मिल जाता है, उसके लिए एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे बोलते हैं रैक ए प्रोटीन। तो ये जो दिस इज रैक ए प्रोटीन जो है, वो आपके इसके अंदर जो है इसको इन्वेजन में हेल्प करता है। जो रैक के प्रोटीन है, ये पोलिमराइज करता है to form a filament that binds along a length of single stranded DNA। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के उसके साथ ये बाइंड करता है। ठीक है, तो रैक ये जो होता है ये एनेबल करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को तो सर्च फॉर एंड इन्वेड एन होमोलोगस डबल हेलिक्स, उसको इन्वेड करता है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर रैके इस प्रेजेंट होता है ई कोलाई के अंदर,
यूकैरियोट्स के अंदर जो रैके का होमोलोगस है वो RAD51 है। तो जो काम इकोलाई के अंदर रैके कर रहा है वो यूकैरियोट्स के अंदर RAD51 जो है वो कर रहा है। तो इसकी द्वारा क्या होता है, ये स्ट्रैंड इन्वेजन को कैटलाइज कर रहा है। और स्ट्रैंड इन्वेजन जो होता है ये DNA रिपेयर एक्टिविटी को जो है एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो गैप्स हैं वो फिल हो जाते हैं। तो ये जो गैप फिलिंग का काम है, ये जब आपके एक्टिविटी आपके रैक ए प्रोकैरियोट्स में और RAD51 की उपस्थिति की वजह से होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही ये जो है आपके इस एक्टिविटी की वजह से जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज है DNA स्ट्रैंड का, वो कोवेलेंटली लिंक टू अनदर टू फॉर्म ए ज्वाइंट मॉलिक्यूल। तो एक हेट्रोडुप्लेक्स बना देते हैं ये, ठीक है। जिसके अंदर जो होता है दैट कंटेन्स ए पेयर ऑफ DNA क्रॉसओवर और हॉलीडे जंक्शन। तो ये जो है ये कहलाता है आपके हॉलीडे जंक्शन। ये हॉलीडे जंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जंक्शन सबसे पहले रॉबिन हॉलीडे ने 1964 में खोजा था। तो उनके नाम पर इस जंक्शन को, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, हम हॉलीडे जंक्शन कहते हैं। तो ये जो रिकम्बिनेशन इंटरमीडिएट है, तो ये स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ लिंकेज है वो वन या एक या दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच माइग्रेशन। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांच माइग्रेशन। तो ये जो मूवमेंट है ये इट कैन बी इन वन डायरेक्शन और अनदर डायरेक्शन एंड इट इज कॉल्ड ब्रांच माइग्रेशन। तो जो हॉलीडे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है एंड ब्रांच माइग्रेशन, ये पैकिटीन के अंदर पूरा हो जाता है। तो पैकिटीन के अंदर जो है इस प्रकार से ये पूरा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, टू रिजोल्व द इंटरकनेक्टेड DNA मॉलिक्यूल्स ऑफ हॉलीडे जंक्शंस एंड रिस्टोर द DNA बैक टू टू सेपरेट डुप्लेक्सेस। वापस दो सेपरेट डुप्लेक्स कैसे बने, एक और राउंड ऑफ DNA क्लीवेज होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पर्टिकुलर DNA स्ट्रैंड लीव करना है और फिर वापस लाइगेट करना है, टू अल्टरनेट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। एक फर्स्ट केस में क्या होता है, दो डुप्लेक्सेस कंटेन ओनली शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज विच रिप्रेजेंट ए नॉन क्रॉसओवर। तो इसके अंदर तो आप अगर देखें तो इसके अंदर जो है नॉन क्रॉसओवर्स हैं। और दूसरा जो सेट है उसके अंदर जो है कोवेलेंटली ज्वाइंट हैं टू द डुप्लेक्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रिएटिंग ए साइट ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसके अंदर जो है क्रॉसओवर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो दिस रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन ऑफ ए मटेरियल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये डेवलप करते हैं जो इनटू द कियाज्मा रिक्वायर्ड टू होल्ड द होमोलोगस टुगेदर ड्यूरिंग मेयोसिस। तो ये कियाज्मा जो है आपका बाय द एंड ऑफ डायाकाइनेसिस ये डिसॉल्व होकर आपके जो क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसका एक्सचेंज पूरा होकर इस प्रकार से इनके अंदर। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई इसमें। पहला तो एक तो जो रैंडम असॉर्टमेंट होना है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ड्यूरिंग म्योसिस वन, जिसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम, चाहे वो फादर से चाहे वो मदर से, वो रेंडमली सॉर्टिंग होकर उनकी एक गैमेट के अंदर जाएगा और दूसरा दूसरे गैमेट के अंदर जाएगा। और सेकंड जो प्रोसेस है तो म्योसिस वन की प्रोफेज वन के अंदर, जिसके अंदर जो है एक हॉलीडे जंक्शन बनकर क्रॉसओवर बनकर जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होकर जो है क्रोमोसोम्स वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, मटेरियल को, एलिल्स को एक्सचेंज होता है। तो इन दो प्रकार से जो है वेरिएशन उत्पन्न होती हैं। और ये जो वेरिएशन है दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। तो ये म्योसिस वन कंप्लीट होने के बाद मियोसिस टू प्रोसेस जो है दैट इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स ऑलरेडी जो है डुप्लीकेट हो चुके हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में सब पास पास पड़ी होती हैं। तो 2C नंबर ऑफ DNA स्टिल प्रेजेंट इन दिस। तो जैसे मेटाफेज के अंदर जो है वो अरेंज हो जाएंगी आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर। एनाफेज पर ये जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं
वो सेपरेट हो जाएंगी, एक का मूवमेंट एक पोल की तरफ, दूसरे का मूवमेंट दूसरी पोल की तरफ, और टीलोफेज पे ये पोल्स पे पहुंचकर और वापस प्रोफेज के रिवर्स इवेंट्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि न्यूक्लियर एनवलप का अपीयर होना, न्यूक्लियोलस का अपीयर होना, ये सारे इवेंट्स जो हैं ये आपके बाय द एंड ऑफ टीलोफेज कंप्लीट हो जाते हैं। एंड दिस वे एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का जो है फॉर्मेशन वो हो जाता है। तो दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ meiosis. Thank you very much for watching this video. नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और किस प्रकार से उनका यूनियन होता है उन सब के बारे में। तो थैंक यू।